वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का मैं चेतन सिंह आपके अपने चैनल एडवर्बर पर स्वागत करता हूं। हम लोगों ने पिछली वीडियो में समतल दर्पण और परावर्तन के नियम के बारे में अध्ययन किया था। आज हम लोग गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण के प्रकार कौन कौन से हैं, गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं हमारी क्या क्या बनेंगी, कुछ मुख्य बिंदुओं पर रखने पर दर्पण के सामने कैसे प्रतिबिंब प्राप्त होंगे और गोलीय दर्पण के उपयोग क्या होंगे, आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि गोलीय दर्पण क्या होता है। तो अगर कोई एक कांच का खोखला गोला हो और उसके एक भाग को काट लीजिए और एक भाग को काटने के बाद उसके इन दोनों पृष्ठों में किसी एक पृष्ठ पर पॉलिश कर दीजिए। ये जो पॉलिश होता है ये पारे या चांदी की पॉलिश कर दी जाती है और उसके ऊपर जो है आयरन ऑक्साइड का लाल पेंट कर दिया जाता है। तो जिस तरफ ये किया जाता है उसका जो दूसरा तल होता है ये परावर्तक बन जाता है। तो इस तरह से जो दर्पण हमको प्राप्त होता है वो गोलीय दर्पण होता है। तो गोलीय दर्पण दो तरह से हम जान सकते हैं। कैसे? जैसे ये मान लीजिए कि स्फेरिकल कोई सरफेस है, कोई गोला है खोखला, और इस खोखले गोले का ये भाग हमने काट लिया। ऐसे यहाँ भी देखिए ये भाग हमने काट लिया। अब या तो हम इसके बाहर वाले तल पर पॉलिश कर दें तो दबा हुआ तल ये परावर्तक होगा और ये अवतल होगा, और इसी तरह से यदि हम दबे हुए तल पर पॉलिश करते हैं तो इसका जो उभरा हुआ तल होगा ये परावर्तक होगा और ये उत्तल होगा। तो जब दबा हुआ तल ये परावर्तक होता है तो हम इसको अवतल दर्पण कहते हैं, और जब उभरा हुआ तल ये परावर्तक बनता है तो इसको हम उत्तल दर्पण कहते हैं। तो गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का वह भाग होता है जिसके एक तरफ पॉलिश करके दूसरे तल को परावर्तक बना देते हैं। क्या होता है? गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का वह भाग होता है जिसके एक पृष्ठ पर पॉलिश करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना देते हैं। तो इस तरह से यहाँ हम लोगों ने जाना कि गोलीय दर्पण दो तरह के हो सकते हैं। तो आइए गोलीय दर्पण के प्रकार जानते हैं। टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। पहला अवतल दर्पण, यहाँ ही हम लोगों ने सीख लिया है। अवतल दर्पण, इसको कॉनकेव मिरर भी कहते हैं। कॉनकेव मिरर क्या हुआ? ये यहाँ से हम देख सकते हैं इसके जो दबा हुआ तल है ये अगर परावर्तक बनता है, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल दबा हुआ हो वो क्या कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक इसी तरह से उत्तल दर्पण, यहाँ देखेंगे इसके उभरे हुए तल से परावर्तन होगा, मतलब परावर्तक पृष्ठ इसका उभरा हुआ तल होगा। तो उत्तल दर्पण क्या है? कॉन्वेक्स मिरर, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ हो। यहाँ परावर्तक तल इसका क्या है? उभरा हुआ हो। जो उभरा हुआ होगा वो क्या कहलाएगा? उत्तल दर्पण कहलाएगा। तो इसके चित्र को यहाँ और भी ढंग से आपको दिखा दिया गया है, बता दिया गया है। जैसे यहाँ दबा हुआ जो तल है यह परावर्तक है, बाहर का जो पृष्ठ है ये कलई किया गया तल है। तो परावर्तक तल कोई भी प्रकाश की किरण आएगी ये परावर्तित हो जाएगी। तो दबे हुए तल से परावर्तन हो रहा है तो ये अवतल होगा। और यहाँ देखते हैं इसका जो उभरा हुआ तल है ये परावर्तक है, क्योंकि दबे हुए तल पर हमने कलई या पॉलिश कर दी है। तो उभरा हुआ तल ये परावर्तक है, आने वाली प्रकाश को ये परावर्तित कर रहा है, इसलिए ये उत्तल दर्पण होगा। तो अवतल दर्पण क्या है? दबा हुआ पृष्ठ परावर्तक हो, और उत्तल दर्पण क्या है? उभरा हुआ तल ये परावर्तक हो। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हम जानते हैं। एक बार यहाँ हम लोग जान लेते हैं, फिर अभी अलग से फिगर बना करके आपको दोबारा भी समझा देते हैं।
तो गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं जानिए। डेफिनेशन रिलेटेड विथ स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। सबसे पहले क्या है, दर्पण का ध्रुव। जो गोलीय पृष्ठ आपका बना परावर्तक पृष्ठ, उस परावर्तक पृष्ठ का जो केंद्र बिंदु होगा वो दर्पण का ध्रुव कहलाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। मतलब जो परावर्तक पृष्ठ है उसका जो बिल्कुल बीचों बीच बिंदु होगा, मध्य बिंदु होगा, ठीक है, केंद्र बिंदु होगा, वो क्या कहलाएगा, दर्पण का ध्रुव कहलाएगा। वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है ये जिस खोखले गोले का भाग होता है उसका केंद्र, ये दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। और मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, दर्पण की वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को जो मिलाने वाली रेखा होती है इसे हम दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। तो आइए देखते हैं इसको फिगर के साथ किस तरह से क्या होगा। अभी हम पहले एक बार परिभाषा आपको बता देते हैं, फिर फिगर पर परिभाषा बताते हैं। देखिए, मुख्य फोकस क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, अवतल दर्पण में ऐसा होगा, या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उत्तल दर्पण में ऐसा होगा, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं और इसे एफ से हम प्रदर्शित करते हैं। फिर फोकस दूरी क्या होता है, फोकल लेंथ, ध्रुव तथा दर्पण के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं, इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। फोकस दूरी और जो वक्रता त्रिज्या होती है इसमें एक संबंध होता है, फोकस दूरी ये बराबर वक्रता त्रिज्या बटा 2 होता है। और फोकस तल क्या होता है, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के अभिलंबवत तथा मुख्य फोकस से होकर जाने वाला जो तल होता है वो दर्पण का फोकस तल कहलाता है। दर्पण का द्वारक क्या होता है, एपरेचर ऑफ मिरर। गोलीय दर्पण का जो परावर्तक तल होता है उसके व्यास को हम दर्पण का द्वारक कहते हैं। तो देखिए ये परिभाषा है, ये परिभाषा हमने इसलिए बताई अभी कि आप इसको नोट्स बना लीजिएगा और समझेंगे आप फिगर में, बिना फिगर के आप समझ नहीं सकते हैं। तो आइए हम इस फिगर से समझते हैं। देखिए, ये मान लेते हैं एक खोखला गोला है कांच का, इस खोखले गोले का ये भाग काट लिया गया है, M1 M2 आपको बता दिया गया है, ये M1 M2 है आपका दर्पण। ऐसे यहाँ भी देखते हैं, ये खोखला गोला है और इसका ये M1 M2 भाग काट लिया गया है। इसके दबे हुए पृष्ठ पर पॉलिश कर दी गई है, तो उभरा हुआ पृष्ठ ये परावर्तक हो गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, उत्तल दर्पण। और इसके उभरे हुए पृष्ठ पर पॉलिश कर दी गई, दबा हुआ पृष्ठ परावर्तक हो गया, तो ये कौन सा दर्पण हो गया, अवतल दर्पण। तो ये उत्तल दर्पण, ये अवतल दर्पण। अब ये देखते हैं कि सबसे पहले हम लोगों ने बताया कि दर्पण का ध्रुव क्या होता है। तो दर्पण का जो गोलीय परावर्तक पृष्ठ है, ये परावर्तक पृष्ठ, इसका जो मध्यबिंदु होता है वो दर्पण का ध्रुव कहलाता है, इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। दोनों में देखिए, इसका दबा हुआ पृष्ठ है और इसका जो मध्यबिंदु होगा ये दर्पण का ध्रुव कहलाता है, और इसका जो उभरा हुआ पृष्ठ है उत्तल, इसका जो मध्यबिंदु होगा वो दर्पण का ध्रुव कहलाता है। तो दर्पण का ये ध्रुव बिल्कुल क्लियर हो गया कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का मध्यबिंदु ये दर्पण का ध्रुव कहलाता है। फिर देखते हैं कि दर्पण का वक्रता केंद्र क्या होता है। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसका केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। ये गोलीय दर्पण इस खोखले गोले से काटकर निकाला गया है, तो इसका जो केंद्र होगा, ये केंद्र, गोले का केंद्र ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। यहाँ भी देखते हैं, ये गोले का जो केंद्र है, यह गोले का केंद्र इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा। अब बस ये थोड़ा सा ध्यान रहेगा यहाँ कि इसका जो परावर्तक पृष्ठ है उस परावर्तक पृष्ठ की ओर ही वक्रता केंद्र रहेगा, और यहाँ परावर्तक पृष्ठ के विपरीत जो पॉलिश वाला भाग है उस पॉलिश वाले की तरफ
आपका वक्रता केंद्र होगा। इसको सी से हम लिखते हैं, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो वक्रता त्रिज्या क्या है, ये भी कह सकते हैं कि खोखले गोले की जो त्रिज्या है, जो जिससे गोलीय दर्पण को काटकर निकाला गया है, उसकी जो त्रिज्या होगी वो क्या कहलाती है, इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या हो गई। तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या आपकी PC हो गई। यहाँ भी आपकी PC दर्पण की वक्रता त्रिज्या हो गई। दर्पण की वक्रता त्रिज्या को हम लोग कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी आपको P से C तक की ये R से प्रदर्शित की गई है। तो ये वक्रता त्रिज्या हो गई। वक्रता त्रिज्या को अगर हम और भी आगे लें तो ये जो एक रेखा बनती है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, ये दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाता है। क्या है, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाता है। ये दर्पण का मुख्य अक्ष हो गया। फिर इसी फिगर में हम देख लेते हैं कि दर्पण का द्वारक क्या होता है। जैसे जो भी दर्पण होगा, उस दर्पण का जो ये भाग होगा, जो M1 M2 से लिखा हुआ है, ये है इसका व्यास, यही बताएगा ना ये कितना चौड़ा है। तो दर्पण का ये द्वारक कहलाता है, एपरेचर कहलाता है। ऐसे यहाँ भी M1 M2 मतलब गोलीय दर्पण का जो परावर्तक तल है, इसका जो व्यास होता है, यह गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। तो ये दर्पण का द्वारक हो गया। अब जानते हैं कि मुख्य फोकस क्या होता है, फोकस दूरी क्या होता है और फोकस तल क्या होता है। इसके लिए ये देखिए, इस फिगर का हम सहारा लेते हैं तो देखते हैं। यहाँ देखिए, ये अवतल दर्पण एक दिया गया है और ये उत्तल दर्पण है। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ये दोनों के लिए आपको हम फोकस, सामान्य रूप में हम लोग फोकस कहते हैं और इसको हम मुख्य फोकस के नाम से भी जानते हैं। इसमें है क्या, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, देखिए मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, यह अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। ऐसा अवतल दर्पण में होगा। और उत्तल दर्पण में क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें जिस बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती हैं, ये फैलाता है, ये दर्पण जो है फैलाता है, ये कन्वर्ज करता है, इकट्ठा करता है, इसीलिए हम इसको कन्वर्जेंट मिरर भी कहते हैं। और ये फैलाता है प्रकाश को, इसीलिए हम इसको डाइवर्जेंट मिरर भी कहते हैं। तो यहाँ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस मुख्य अक्ष के F बिंदु से ये प्रकाश फैल रहा है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली ये आपकी मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली ये प्रकाश की किरण है, फिर ये फैलेगी। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे इस बिंदु से आकर के ये ऐसे जा रही है, यहाँ से फैल रही है, इस बिंदु से ये किरणें फैलती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो मुख्य अक्ष पर स्थित ये बिंदु जो होगा, ये उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। तो एक साथ भी हम इसको समझ सकते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं अवतल दर्पण में, या मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती हैं उत्तल दर्पण में, वह बिंदु मुख्य फोकस बिंदु कहलाता है। वह बिंदु दर्पण का मुख्य फोकस बिंदु कहलाता है। अब फोकस दूरी क्या है, ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे हम F से प्रदर्शित करते हैं। फिर आगे हम आपको इसका कारण सहित बताएंगे कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ये धनात्मक होती है। फोकस तल भी आइए हम लोग जान लेते हैं कि फोकस तल क्या होता है। मुख्य अक्ष के लंबवत फोकस से होकर जाने वाला तल, ये डॉटेड लाइन से दिखाया गया है। मुख्य अक्ष
के लंबवत और फोकस से जाने वाला जो तल होता है ये क्या कहलाता है? फोकस तल कहलाता है। तो आप लोग इन बिंदुओं के बारे में जान गए, जो कि दर्पण, गोलीय दर्पण को पढ़ने से पहले इसे जानना अति आवश्यक है। अब आइए देखिए, दो क्वेश्चन आपके अभ्यास के लिए दिए गए हैं। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, तो वक्रता त्रिज्या r से लिखते हैं, ये 50 सेंटीमीटर हो गई। इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो फोकस दूरी क्या होती है? वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो हम क्या लिख सकते हैं? अवतल दर्पण भी है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी को हम ऋणात्मक भी लिखते हैं। तो इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि फोकस दूरी, देखिए ये फोकस दूरी जो होती है ये वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। और यहाँ आपको क्या बताया गया? अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, तो हम -50 सेंटीमीटर लिखेंगे और बटा 2। तो इस तरह से अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी आ जाएगी? -25 सेंटीमीटर। हम चिन्ह प्रॉपर्टी में आपको बताएंगे, जो चिन्ह की परिपाटी होती है उसमें आपको हम बताएंगे कि ये माइनस क्यों आया, वो अगले टॉपिक में आपको हम बताएंगे। अभी यहाँ ऐसे ही समझ लेने की आवश्यकता है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि जो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी कितनी हो गई? फोकस दूरी हो गई -25 सेंटीमीटर। माइनस बता रहा है कि ये अवतल दर्पण है। फिर देखिए ये क्वेश्चन दूसरा है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, इसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो फिर देखते हैं क्या है, वक्रता त्रिज्या हमें ज्ञात करना है r। तो इसी सूत्र में r बराबर कितना हो गया? 2f। r बराबर कितना हो गया? 2f। तो 2 हो गया, और f की जगह पे आपको उत्तल दर्पण की फोकस दूरी दी गई है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ये धनात्मक ही होती है, तो हम 15 सेंटीमीटर लिख देंगे। तो 15 दूना 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर क्या हो गया? 30 सेंटीमीटर ये उस उत्तल दर्पण की क्या हो गई? वक्रता त्रिज्या हो गई। ठीक है, फिर आगे का हम देखते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि प्रतिबिंब क्या होता है। अब अगला टॉपिक हम लोग ये निर्धारित करते हैं कि प्रतिबिंब क्या होता है, इमेज क्या होता है। तो दो या दो से अधिक अगर प्रकाश की किरणें किसी वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे उस बिंदु का हम प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब क्या होता है कि कोई भी मिरर है या कोई भी लेंस है, आगे हम लोग लेंस भी पढ़ेंगे, तो यहाँ प्रतिबिंब सबके लिए बता दिया गया है। वो किसी दर्पण द्वारा बनना हो या किसी भी लेंस द्वारा बनना हो, प्रतिबिंब होता क्या है? किसी भी वस्तु से दो या दो से अधिक चलने वाली जो प्रकाश की किरणें होती हैं, वो परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात उस लेंस से परावर्तित हुई या अपवर्तित हुई, और उसके बाद वो जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु पर उसका प्रतिबिंब प्राप्त होता है, वो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। तो प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, जैसा आपको यहीं बता दिया गया कि जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो जब मिलती हैं तो ये वास्तविक किरणें होती हैं। वास्तविक किरणें मतलब ये हुआ कि उससे जो प्रतिबिंब बनता है यह वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, इसको रियल इमेज कहते हैं। इसको हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। यह उल्टा भी होता है, रियल इमेज आपका उल्टा भी होता है, और इस तरह से हम सीधा इस तरह से रेखा से प्रदर्शित करते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज आपका क्या होता है? यह वास्तविक किरणों के प्रतिच्छेद के कारण बनता है। वास्तविक किरणों का जो प्रतिच्छेद होता है उसके कारण आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? आभासी किरण क्या होते हैं? जो किरण हम डॉट से दिखाएं, जैसे दर्पण के पीछे जिसको दिखाना है, दर्पण के पीछे तो प्रकाश जाएगा नहीं क्योंकि वो अपारदर्शी है, तो वहाँ जब किरण को हमको दिखाना रहेगा तो वो हम डॉट से दिखाएंगे। ऐसे किरण को हम आभासी किरण कहते हैं। और आभासी किरणों का जो मिलना होगा
उस बिंदु पर हमें आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होगा। इन्हें हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं और ये सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो इस प्रतिबिंब का उपयोग करते हुए आइए हम जानते हैं कि गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। गोलीय दर्पण द्वारा, गोलीय दर्पण हम लोगों ने पढ़ा, प्रतिबिंब हम लोगों ने पढ़ा। अब इस गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का किस तरह से बनना होता है, इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें सब कुछ फिगर ही है। फिगर से बात आपको समझ में आ गई तो आप सब कुछ समझ जाएंगे। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हम गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम की चर्चा करेंगे। पहले हम नियम की चर्चा कर लेते हैं। देखिए, पहला नियम ये होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं, ये अवतल दर्पण में, या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं, ये उत्तल दर्पण में। फिगर से आप बिल्कुल समझ सकते हैं, ये अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। क्या है, फिगर भी आप बहुत नॉर्मली ऐसे बना लीजिएगा। अभी हम आपको बता देते हैं फिगर आप रफली जल्दी जल्दी कैसे बना सकते हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली ये प्रकाश की किरणें हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं। और इसमें क्या होगा, उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें ये फोकस से फैलती हुई प्रतीत हो रही, मालूम हो रहा है कि इस फोकस बिंदु से चल रही हैं। तो ये आपका पहला नियम होगा। और दूसरा क्या है, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें उस परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती हैं। जैसे ये अवतल दर्पण है, इसका वक्रता केंद्र ये है, ये पोल, ये फोकस, ये वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र से होकर आने वाली जो प्रकाश की किरण होगी वो परावर्तन के पश्चात उसी बिंदु से वापस लौट जाएगी। ऐसे यहाँ भी देखिए, वक्रता केंद्र की ओर आती प्रतीत हुई किरण इसके आगे नहीं जाएगी, यहाँ हम डॉट से दिखाए हैं, परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। तो ये हमारा दूसरा नियम हुआ। और तीसरा नियम देखते हैं। तीसरा नियम ये है, पहले नियम का उल्टा है। पहले नियम में फोकस से होकर जाएगी और इसमें फोकस से जो आएगी वो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। बस पहले नियम का ये उल्टा है। तो फोकस से होकर जाने वाली उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में, या फोकस की ओर जाने वाली ये उत्तल दर्पण में प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। देखिए, फोकस से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही हैं, ये अवतल दर्पण में। और फोकस की ओर आती प्रतीत हुई किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। एक और हम नियम कह सकते हैं कि ये आपका जो परावर्तन का नियम है, ये परावर्तन के नियम का भी पालन करती है। परावर्तन के नियम में आपको बताया गया था कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, मुख्य अक्ष से जितने कोण पर वो आपतित होगी, मुख्य अक्ष से उतने ही कोण पर वो परावर्तित होगी। आई और आर बराबर होगा। ये परावर्तन के नियम का पालन करती है। ऐसे उत्तल दर्पण में भी मुख्य अक्ष से जितना कोण बनाते हुए आपतित होगी, उतना ही कोण ये बनाते हुए परावर्तित भी होगी। तो ये चार नियम आपको बताए गए। क्या चार नियम बताए गए? प्रतिबिंबों के गोलीय दर्पण से प्रतिबिंबों के बनने के। इस चार नियम में से कोई भी दो नियम, वास्तव में जो चौथा नियम है वो सामान्यतः लागू नहीं करते हैं। इन्हीं तीनों में से जो आपका पहला और इसका उल्टा तीसरा है, और पहला दूसरा अक्सर या दूसरा तीसरा, इसमें से हम कोई भी दो नियम लगाते हैं और दोनों नियम लगाने के बाद चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, उसके सामने किसी भी बिंदु पर किसी भी स्थान पर रखे हुए वस्तु का प्रतिबिंब हम उसकी स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। वो किस तरह का प्रतिबिंब प्राप्त होगा उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए एक बार हम फिर से रिवाइज कर देते हैं कि गोलीय दर्पणों द्वारा जो प्रतिबिंब बनने का नियम है वो नियम क्या है। क्या है? पहला नियम जानते हैं।
देखिए ये हम अवतल दर्पण के लिए आसानी से पहले से बता देते हैं। अवतल दर्पण है और उत्तल दर्पण में इसमें प्रतीत होगा। तो ये देखिए पहले ये आपका मुख्य अक्ष हुआ, ये मान लेते हैं फोकस बिंदु हुआ, ये वक्रता त्रिज्या हुआ। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं। ऐसे आपको प्रतिबिंब बनाना है, ऐसे आपको नियम सीखना है, ऐसे आपको किरण आरेख बनाना है। बहुत आसान सा है कि पहला क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं। या इसी का उल्टा देखिए, फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें, जैसे तीसरा वाला जो नियम है, इसी में हम कह सकते हैं केवल ऐसे किरण आरेख इधर को दे दें कि फोकस से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ये आपका कौन सा नियम हो गया, तीसरा हो गया। अब आपका दूसरा क्या है, दूसरा है कि केंद्र से, मतलब वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें। तो ये देखिए इसको हमने हटा दिया और दूसरा नियम आपका तुरंत ही क्लियर हो जाएगा। क्या, वक्रता केंद्र से होकर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात ये उसी मार्ग से वापस लौट जाती हैं। वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती हैं। और जो आपका चौथा नियम बताया जा रहा है, वो चौथा नियम है परावर्तन के नियम को बताया जा रहा है। तो परावर्तन का क्या नियम हुआ, परावर्तन का नियम हुआ कि मुख्य अक्ष से जितने कोण पर कोई भी प्रकाश आपतित होगी उतना ही कोण बनाते हुए वो परावर्तित भी हो जाएगी। ये अगर आई कोण से आपतित हो रही है तो ये आर कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाएगी, इसका मान आर होगा। और आई कोण और आर कोण ये आपके बराबर होंगे। तो इस तरह से हम परावर्तन के नियम को सबसे पहले जानेंगे और प्रतिबिंब बनने में परावर्तन के इन्हीं किसी दो नियमों का हम प्रयोग करेंगे। दो नियम का हम अनुपालन करेंगे और प्रतिबिंब का बनना हमको प्राप्त हो जाएगा। तो आइए देखते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ये हम प्राप्त करते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। किस तरह से अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो अवतल दर्पण के सामने जो रखा जाएगा वस्तु, उसकी कंडीशन है कि कहाँ कहाँ रखा जाएगा, तो किन किन बिंदुओं पर प्रतिबिंब प्राप्त होगा। किसी भी दो नियम का हम पालन करेंगे। तो ये देखते हैं, ये हमारा अवतल दर्पण है, सब इसमें अवतल दर्पण लिए जाएंगे। अवतल दर्पण का ये P ध्रुव होगा, F फोकस होगा और C वक्रता केंद्र होगा। अब पहला जैसे है, इसमें जब वस्तु अनंत पर हो, तो यहाँ अनंत पर वस्तु मान लिए हैं, बहुत दूरी पर है, डॉट से आने वाली रेखाओं को दिखाया गया है कि बहुत अनंत से आ रही है। इसमें हमने पहला नियम लगा दिया कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती है। यहाँ भी हमने लगा दिया मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण ये फोकस से होकर जाती है। तो फोकस से होकर जा रही है, मुख्य अक्ष के इस बिंदु पर मिल रही है, ये फोकस बिंदु है। इसका मतलब अनंत पर जो वस्तु रखी हुई है AB, इसका प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हुआ, फोकस पर, है ना। तो फोकस पर हमको प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ये जो प्रतिबिंब होगा ये वास्तविक होगा, दर्पण के पीछे नहीं बन रहा है, दर्पण के सामने ही बन रहा है। तो यह वास्तविक होगा, और जब वास्तविक होगा तो उल्टा होगा तुरंत। अगर वास्तविक आप लिख रहे हैं तो तुरंत उल्टा लिख देंगे, और अगर आभासी लिखते हैं तो वो सीधा होगा। आप देखिए प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा क्या है, बिल्कुल बिंदुवत बन रहा है, तो बिंदु के आकार का प्राप्त होता है। तो इसी फिगर से हम तत्काल पता कर सकते हैं कि जब वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर, वास्तविक उल्टा, और वस्तु से बिल्कुल बिंदु आकार का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। दूसरा देखते हैं, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र पर हो। ये दूसरा प्रतिबिंब है, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में होता है। तो वक्रता केंद्र आपका यहाँ C है, वस्तु इसी C से बाहर कुछ दूरी पर AB ये मान लेते हैं।
दो नियम यहाँ भी लगाते हैं। पहला ये, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें ये फोकस से होकर जाती हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें ये फोकस से होकर जाती हैं। दूसरा लगा देते हैं नियम, दूसरा नियम, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौटती है। तो इस तरह से जो AB है इसका प्रतिबिंब देखिए यहाँ क्रॉस हो रहा है, वास्तविक रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु है, तो वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होगा और उल्टा प्राप्त होगा। ये तीर का निशान इधर है तो यहाँ तीर का निशान हो गया। तो इस तरह से AB का जो प्रतिबिंब प्राप्त हुआ वो A डैश B डैश प्राप्त हुआ। कहाँ प्राप्त हुआ? C तथा F के बीच में प्राप्त हुआ। तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में प्राप्त होता है, वास्तविक प्राप्त होता है, उल्टा प्राप्त होता है, और फिगर से आप तुरंत देख सकते हैं कि वस्तु से छोटा प्राप्त होता है। तो अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच रखे हुए वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा प्राप्त होता है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर ही हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, C पर ही हो, तो यहाँ भी वही दोनों नियम लगा दीजिए। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें फोकस से होकर जाती हैं, या फोकस से चलने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। फिगर देखना बहुत जरूरी है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें फोकस से होकर जाती हैं और फोकस से चलने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो इनका प्रतिच्छेद हम देखते हैं वो C पर ही होगा। C पर अगर वस्तु रखा हुआ है, वक्रता केंद्र पर रखा हुआ है वस्तु, उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। उल्टा वास्तविक और वस्तु के आकार के बराबर बनता है। उल्टा वास्तविक और वस्तु के आकार के बराबर बनता है। चौथा देखते हैं, अब C से और नज़दीक लाते हैं, C और F के बीच में कर देते हैं। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र C तथा फोकस F के बीच में हो, अब वस्तु को हम C और F के बीच में रहे, अनंत से हम P की तरफ धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, तो C और F के बीच में है, ये भी वस्तु है। फिर वही दोनों नियम लगाते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें फोकस से होकर जाती हैं और फोकस से चलने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ प्रतिच्छेद बिंदु के कारण आपका प्रतिबिंब A डैश B डैश प्राप्त हुआ। यह वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में प्राप्त हुआ और वस्तु से बड़ा प्राप्त हुआ और उल्टा और वास्तविक प्राप्त हुआ। तो इस तरह से जब वस्तु C तथा F के बीच में होता है तो प्रतिबिंब C तथा अनंत के बीच में बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। पांचवा देखते हैं कि जब वस्तु फोकस पर हो, ये पहले का विलोम होगा। पहले का विलोम मतलब ये हुआ कि अब वस्तु को हम फोकस पर रख रहे हैं तो प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। पहला ये था कि अनंत पे जब वस्तु रखा गया था तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बना था। तो अब देखते हैं कि कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, फोकस पर। फोकस पर रखा हुआ वस्तु है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अनंत पे बन रहा है। तो आइए देखते हैं, ये AB ये फोकस बिंदु पर रखा हुआ वस्तु है और मान लेते हैं कि अनंत से कोई किरण आ रही है। तो अनंत से पहला चलिए यही ले लेते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें ये फोकस से होकर जा रही हैं। तो पहला तो यही हो गया, मुख्य अक्ष के समांतर ये आया और फोकस से होकर के ये जा रहा है, तो पहला ये हो गया। दूसरा ये हुआ कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट आती है। तो हम ये देखते हैं कि ये किरण एक तो जो मुख्य अक्ष के ये समांतर गई, मुख्य अक्ष के समांतर, और ये फोकस से होकर के आई ये किरण, और जो वक्रता केंद्र से होकर आने वाली प्रकाश की किरण थी, ये दोनों कहीं मिलेंगी नहीं, ये दोनों पैरेलल होती हैं। तो जब कहीं नहीं मिलेंगी तो हम ये कहते हैं कि ये अनंत पर मिल रही हैं। तो अनंत पर जब मिलेगी तो इसका मतलब कि जैसे यहाँ प्रतिबिंब जब बिंदु आकार का मिला हुआ था, तो चाहे जितना बड़ा वस्तु था बिंदु आकार का आपका प्रतिबिंब मिला था, तो ये छोटा वस्तु हम रख रहे हैं तो यहाँ अनंत पर उसका उल्टा और बहुत बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो इस तरह से जब वस्तु फोकस पर होगा तो प्रतिबिंब अनंत पर प्राप्त होगा, वास्तविक उल्टा होगा और वस्तु से बहुत बड़ा होगा। ये आपके जो पांचों कंडीशन थे ये वास्तविक प्रतिबिंब के लिए थे। सब में वास्तविक मिला, उल्टा मिला, भले ही वस्तु से छोटा मिला या वस्तु से बड़ा मिला,
ये पांचों कंडीशन इसी के लिए थे। अब जब हम फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु को रखते हैं, जब हम वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं, एफ और पी के बीच में रखते हैं, तो यही एक कंडीशन होता है अवतल दर्पण के लिए कि जब प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होगा, आभासी प्राप्त होगा। दर्पण के पीछे बनेगा और आभासी बनेगा। जब दर्पण के पीछे हुआ तो आपको अनंत और फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र ये लिखने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि दर्पण के पीछे ये रहेगा नहीं। अवतल दर्पण में सब दर्पण के आगे ही है, तो इसलिए हम सिर्फ लिख देंगे दर्पण के पीछे बना। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट होगा कि जब वस्तु P तथा F के बीच में हो, मतलब ध्रुव तथा फोकस के बीच में हो, ध्रुव और फोकस के बीच में वस्तु रखा हुआ है, ये AB वस्तु रखा हुआ है। देखते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें ये फोकस से होकर जाती हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें ये फोकस से होकर जाती हैं। दूसरा ये हुआ कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें यहाँ तक ही जाएगी और यहीं से ये परावर्तित हो जाएगी, उसी मार्ग से वापस लौट आएगी। अब इस किरण को हम डॉट से पीछे बढ़ा दिए और इस किरण को भी डॉट से यहाँ दर्पण के पीछे बढ़ा दिए, मतलब किरण को और आगे तक बढ़ा दिए। तो जिस बिंदु पर ये मिलते हैं वहाँ इस AB का प्रतिबिंब A' B' प्राप्त होता है। तो A' B' कहाँ प्राप्त हुआ? दर्पण के पीछे प्राप्त हुआ, सीधा प्राप्त हुआ। तो चूंकि डॉटेड लाइन से बन रही है इसलिए आभासी होगा और सीधा होगा और वस्तु से बड़ा होगा। तो ये आपका छठा कंडीशन हुआ। अब अवतल दर्पण का हम लोग उपयोग देखते हैं। इन फिगर को भी बनाना बहुत ही आसान है और शायद आप समझ भी गए होंगे, फिर दोबारा बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इसको बहुत आसानी के साथ ऐसे हाथ से आप बना सकते हैं, जिस तरह से हमने प्रतिबिंब बनाने के नियम को बताया था, बिल्कुल सेम वही चीज़ यहाँ भी है, बहुत आसानी के साथ बनाया जा सकता है। अवतल दर्पण के उपयोग देखते हैं। यूज़ ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का उपयोग क्या होता है? दाढ़ी बनाने के दर्पण में हमको जिससे प्रतिबिंब बड़ा प्राप्त हो, नज़दीक हम रखते हैं तो बड़ा प्रतिबिंब हमको प्राप्त हो, तो इस तरह से दाढ़ी बनाने के दर्पण में जो हमारा शेविंग मिरर होता है उसमें हम इसका उपयोग कर सकते हैं। जो दांत वाले डॉक्टर होते हैं, नाक कान गला वाले डॉक्टर होते हैं, इन डॉक्टरों के पास भी एक इस तरह का दर्पण होता है। इस दर्पण से ये उसके बड़े आकार को देखने में मदद प्राप्त करते हैं और प्रकाश को कान के या नाक के या गले में रिफ्लेक्ट करने के लिए, भेजने के लिए भी उसका उपयोग करते हैं। टॉर्च, सर्च लाइट या मोटर गाड़ी का हेड, रेल के इंजन की जो हेडलाइट होती है या टेबल लैंप, इन सब में भी आप देखते हैं एक कटोरी लगी होती है जिसको हम कटोरी कहते हैं। उसका आकार क्या होता है? अवतल होता है। तो इस तरह से वो एक अवतल दर्पण है। वो क्या है? कॉनकेव मिरर है। तो इस कॉनकेव मिरर का प्रयोग करके प्रकाश को एक निश्चित जगह पर पहुंचाया जाता है, एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता है, कन्वर्स कर दिया जाता है, वो फैल ना पाए। और एक बहुत महत्वपूर्ण आप उपयोग इसका करते हैं, एक जब दूरदर्शी आप पढ़ेंगे तो उसमें एक दूरदर्शी होता है परावर्तक दूरदर्शी। परावर्तक दूरदर्शी में जो है अभिदृश्यक के रूप में इस अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है और सौर भट्ठियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब हम लोग जानते हैं कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब को कैसे बनाते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तो आइए देखते हैं। ये उत्तल दर्पण है। सामान्य रूप से ऐसे ही जानेंगे कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। हमेशा प्रतिबिंब छोटा बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। तो आइए देखते हैं। पहला है, इसमें भी दो कंडीशन हम मान लेते हैं, हालांकि कंडीशन दोनों एक ही जैसा ही है। एक ये मान लेते हैं कि बहुत अनंत पर है और एक मान लेते हैं कि चलिए थोड़ा सा दर्पण और अनंत के बीच में है। तो वास्तव में वो दोनों बिल्कुल एक ही है।
तो पहला ये लेते हैं कि जब वस्तु अनंत पर रखा हो। तो जब वस्तु अनंत पर है, ये दर्पण है आपका, और वस्तु यहाँ अनंत पे है, बहुत दूर से आने वाली ये प्रकाश की किरणें हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें फोकस से फैलेंगी, फोकस से फैलती हुई प्रतीत हो रही हैं। यहाँ भी मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें फोकस से फैलती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो ये फोकस से चूँकि फैलती हुई प्रतीत हो रही हैं, डॉट लाइन से है, इसका मतलब दर्पण के पीछे इस फोकस बिंदु पर सीधा, आभासी और अत्यंत छोटा बिंदु आकार का, अनंत पे रखे हुई वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बिंदु आकार का बनेगा। वहाँ पर भी अवतल दर्पण में भी अनंत पे रखे हुई वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर ही बना था, बिंदु आकार का ही बना था, लेकिन वहाँ वास्तविक और सीधा बना हुआ था। और यहाँ क्या है, वहाँ वास्तविक और उल्टा बना हुआ था, और यहाँ क्या है, आभासी और सीधा बना हुआ है। आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, अत्यंत छोटा बिंदु आकार का तो बनेगा ही बनेगा। और दूसरा मान लेते हैं कि अनंत से थोड़ा इसको नज़दीक कर लिए। अब ये ध्रुव और अनंत के बीच में है, ये ए बी वस्तु है, तो यहाँ फिर वही लगाते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें ये फोकस से फैलती हुई प्रतीत होती हैं, और वक्रता केंद्र की ओर आती प्रतीत हुई किरणें उसी मार्ग से वापस लौट जाती हैं। तो ये आई मालूम हो रहा है कि यहाँ तक जाएगी, लेकिन ये परावर्तक तल से यहीं से वापस लौट गई। तो इसको पीछे बढ़ाने पर और इसको यहाँ पीछे बढ़ाने पर इस बिंदु पर ये प्रतिच्छेद हो रहा है। ये जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद हो रहा है वहाँ इसका सीधा और बहुत छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो P तथा F के बीच, ये दर्पण के पीछे P और F के बीच में आपको प्राप्त होता है। क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ जो वक्रता केंद्र होगा, जो फोकस होगा, वो सब दर्पण के पीछे होता है उत्तल दर्पण में, और अवतल दर्पण में सब परावर्तक तल के सामने होता है और इसमें पीछे होता है। तो इसीलिए पीछे के प्रतिबिंब को यहाँ हम लिख सकते हैं कि P तथा F के बीच में बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। अब बिंदु आकार का ना होकर के, चूंकि ये नज़दीक आया अनंत से, तो ये भी थोड़ा सा आकार में बढ़ा और थोड़ा सा बड़ा हो गया है, लेकिन ये बहुत छोटा ही होता है। तो इस तरह से देखते हैं कि जो उत्तल दर्पण होता है इससे हमेशा प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होता है, हमेशा सीधा और छोटा प्राप्त होता है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग देख लेते हैं हम। क्या उत्तल दर्पण का उपयोग है? गाड़ियों में जो साइड मिरर होते हैं, आप देखते हैं कि ड्राइवर की सीट के वहाँ दाहिने तरफ बाहर लगी होती है या दूसरे तरफ भी लगी होती है। ये पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है उसको देखने में हमारी मदद करती है। हमेशा प्रतिबिंब इसमें सीधा बनेगा, चाहे बहुत दूर वस्तु हो या एकदम नज़दीक ही गाड़ी के आ गई हो, तो सीधा ही प्रतिबिंब प्राप्त होगा और छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। उस दर्पण में हम आसानी के साथ देख सकते हैं। इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग हम साइड मिरर में, गाड़ियों के साइड मिरर में करते हैं। और सड़क के किनारे जो हमारे स्ट्रीट लैंप्स होते हैं, इस स्ट्रीट लैंप में भी इसका उपयोग करते हैं, जिससे प्रकाश को ये फैला दे, ज़्यादा क्षेत्र तक प्रकाश आपका फैल जाए, इकट्ठा ना रहे। तो इस तरह से इसका उपयोग मुख्य रूप से दो तरह से हम करते हैं। अब आइए देखते हैं कि दर्पणों की हम पहचान कैसे करेंगे। दोनों तरह के आपने दर्पण पढ़ा, दोनों क्या आपने तीन तरह के दर्पण पढ़े, समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब हम कैसे जानेंगे कि कौन सा दर्पण क्या है? तो आइए देखते हैं दर्पणों की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिरर्स। दर्पणों की हम पहचान कैसे करेंगे? इसमें दो तरह से हम पहचान कर सकते हैं। कौन कौन सी दो तरह से हम पहचान कर सकते हैं? एक तो हम दर्पण को स्पर्श करें। जब दर्पण को स्पर्श करेंगे तो हमको पता लग जाएगा कि परावर्तक तल कौन सा है। परावर्तक तल जो होगा वो बहुत स्मूथ होगा और जो जिस पे पॉलिश की गई होगी वो आपका खुरदुरा होगा। तो ये हम बहुत आसानी के साथ, मान लीजिए आपकी आँख पे पट्टी बंधी हुई है, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे? तो ये प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाता है कि यदि आपकी आँख पे पट्टी बंधी हुई हो और आपको दर्पण स्पर्श करके बताना हो तो आप कैसे बताएंगे? तो स्पर्श करके आप बता सकते हैं। तो जब आप छूइए और जो आपका परावर्तक तल है वो बिल्कुल समतल दिखाई दे तो वो समतल दर्पण होगा।
और अगर परावर्तक तल ये दबा हुआ दिखाई दे तो वो अवतल होगा, और अगर परावर्तक तल ये उभरा हुआ दिखाई दे तो उत्तल होगा। तो इस तरह से हम छू करके, स्पर्श करके ये बता सकते हैं। अब मान लीजिए आपको छूना नहीं है, बिना छुए ही आपको बताना है, आपका आँख तो खुला है लेकिन ये कंडीशन दे दिया आपको छूना नहीं है, तो प्रतिबिंब देख करके हम बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं प्रतिबिंब? अब दर्पण के सामने हम वस्तु को लाते हैं और वस्तु को आगे पीछे भी कुछ करते हैं, दर्पण से कुछ दूर ले जाते हैं या दर्पण के कुछ नज़दीक ला रहे हैं। अगर प्रतिबिंब बिल्कुल सीधा और जितना बड़ा वस्तु है उतना बड़ा ही प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो जो दर्पण होगा वो समतल होगा। क्या करें? दर्पण के सामने वस्तु को दर्पण के समीप लाएं या दर्पण से दूर ले जाएं। तो अगर दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा सीधा ही बनता है और वस्तु के समान ही, वस्तु के बराबर लंबाई का ही प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो वो दर्पण समतल दर्पण होगा। दूसरा देखते हैं कि दर्पण के सामने अगर हम प्रतिबिंब को नज़दीक लाते हैं और दूर जाते हैं, तो प्रतिबिंब नज़दीक लाने पर सीधा बड़ा बन जाए और दूर ले जाने पर उल्टा हो जाए। छोटा भी हो सकता है या बड़ा भी हो सकता है, लेकिन दूर ले जाने पर पहले आपका प्रतिबिंब एक कंडीशन में बड़ा बनता है और बाकी में छोटा बनता है। तो दूर ले जाने पर आपका बड़ा या छोटा दोनों हो सकता है, लेकिन नज़दीक लाने पर हमेशा बड़ा रहेगा। तो इसमें तो बदल जा रहा है कि आपका बड़ा भी हो रहा है और छोटा भी हो रहा है, उल्टा भी हो रहा है ना, सीधा भी हो रहा है। तो अगर ऐसा है, कई तरह से परिवर्तन हो रहा है, तो वो अवतल दर्पण होगा। समतल वाला बिल्कुल क्लियर हो गया। और इस तरह से अगर सीधा भी हो रहा है, उल्टा भी हो रहा है, छोटा बड़ा भी हो रहा है, तो वो अवतल दर्पण होगा। आपने पीछे कंडीशन भी कई पढ़े हैं। अब फिर देखते हैं कि जब हम दर्पण के सामने वस्तु को आगे या पीछे लेके जाते हैं, मतलब सामने नज़दीक लेके आते हैं दर्पण के या दूर लेके जाते हैं, तो प्रतिबिंब की स्थिति ये हमेशा ही क्या रहे? सदैव सीधा हो और छोटा हो। अगर सदैव प्रतिबिंब सीधा और छोटा बनता है तो वो दर्पण कैसा होगा? उत्तल दर्पण होगा। वो दर्पण कैसा होगा? उत्तल दर्पण होगा। एक बिंदु और हम लोग ध्यान देंगे यहाँ, ये संयुग्मी फोकस क्या होता है, कॉन्जुगेट फोसाई क्या होता है। तो अभी अवतल दर्पण में एक स्थिति हमको ऐसी मिली थी कि जैसे पहला ही हमने लिया कि अनंत पे वस्तु लिया तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे प्राप्त हुआ, या फोकस पे हमने जब वस्तु लिया तो वो अनंत पर प्राप्त हुआ। एक ये कंडीशन। तो ये एक दूसरे क्या हो गए? ये रेसिप्रोकल हो गए, उल्टा हो गए। तो अनंत पे लिया गया वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पे प्राप्त हुआ, और जब हम फोकस पे वस्तु को लिए तो वो अनंत पर प्राप्त हुआ। तो इस तरह से देखते हैं ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल बिंदु हो जाते हैं, उल्टा बिंदु हो जाते हैं। और इसी तरह का जो बिंदु होता है इसको हम संयुग्मी फोकस कहते हैं, संयुग्मी फोसाई कहते हैं। संयुग्मी फोसाई क्या है कि यदि हम किसी भी बिंदु पर वस्तु को रखे हुए हैं और उस बिंदु का प्रतिबिंब जहाँ प्राप्त हो रहा है, अगर प्रतिबिंब वाले बिंदु पर वस्तु को रख दें, प्रतिबिंब वाले बिंदु पर वस्तु को रख दें और उसका प्रतिबिंब वस्तु वाले बिंदु पर बनने लगे, तो ये बिंदु एक दूसरे के संयुग्मी बिंदु कहलाते हैं। तो आइए देखते हैं आज हम लोगों ने किन किन बिंदुओं पर चर्चा की है। हम लोगों ने आज जाना प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब क्या है, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने का नियम हमने जाना, और गोलीय दर्पण में अवतल दर्पण से किस तरह से प्रतिबिंब बनता है इनकी कंडीशन हमने जाने, और अवतल दर्पण के क्या क्या उपयोग हैं, और इस तरह से हमने ये जाना कि उत्तल दर्पण से किस तरह से प्रतिबिंब बनता है और उत्तल दर्पण के क्या क्या उपयोग होते हैं, और दर्पणों को हम किस तरह से पहचान कर सकते हैं बिना छुए भी और छुए भी, संयुग्मी आपके फोकस क्या होते हैं। तो इनके आप लोग बढ़िया प्रतिबिंब बनाते हुए, किरण आरेख बनाते हुए, है ना, नियमों, इस ऑप्टिक्स में सबसे ज़रूरी है किरण आरेख देना, और किरण आरेख बहुत आसानी के साथ आप
समझ भी सकते हैं। तो किरण आरेख देते हुए इसका आप नोट्स बना लीजिए, और यदि आपको समझ में नहीं आता है, कोई भी समस्या है, तो वो अवश्य बताइएगा। थैंक यू।